इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोक को उदारवाद का जनक क्यों कहा जाता है। तो लोक को उदारवाद का जनक या उदारवाद का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक ने जो बातें बताई वे बातें ही उदारवाद का मुख्य आधार बनी, इसलिए लोक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अब डिटेल में देखते हैं कि लोक उदारवाद का जनक क्यों है या लोक के उदारवाद संबंधी विचार किस प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक को उदारवाद का जनक या पिता माना जाता है। लोक ने जो विचार दिए हैं वे उदारवाद का मुख्य आधार हैं। लोक के उदारवाद संबंधी प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। तो अब देखते हैं कि लोक के उदारवाद संबंधी विचार कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है मानवीय विवेक में विश्वास या फिर मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद का प्रमुख आधार मानवीय विवेक और बुद्धि में आस्था है। तत्कालीन यूरोप में ईसाईयत ने मनुष्य के विवेक को कठोर बंधनों में जकड़ रखा था। ऐसा माना जाता था कि धर्मशास्त्रों का जो अर्थ पोप बताता है वही प्रामाणिक है। लोक ने इसका विरोध किया और लोगों को अपने विवेक के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मानवीय विवेक में आस्था। जो लोक है वह मानव के विवेक में विश्वास करता है और जो उदारवाद है वह भी मानव के विवेक में विश्वास करता है। लोक के समय में यूरोप में जो ईसाई धर्म है उसने मनुष्य के विवेक को जकड़ रखा था या उसको बंदी बना रखा था। ऐसा माना जाता था कि जो चर्च है और जो पोप है वे जो धर्मशास्त्रों का अर्थ बताएंगे वही अंतिम होगा, वही प्रमाणिक होगा। लेकिन लोक ने इस बात का विरोध किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, वह अपने स्वयं से किसी भी कार्य के बारे में निर्णय कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, मानवीय विवेक में विश्वास। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। उदारवाद व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मानता है। लोक ने भी व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। लोक के अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हित ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य व्यक्ति के हित प्राप्ति का एक साधन मात्र है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। लोक भी यही बात मानता है और उदारवाद भी यही बात मानता है कि व्यक्ति साध्य है और उस साध्य की प्राप्ति का साधन राज्य है। यानी कि राज्य महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा है सीमित सरकार। राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए होती है। शासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार की स्थापना की जाती है। सरकार को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार सरकार की स्वेच्छाचारी और अमर्यादित शक्तियों पर लगाम लगाते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, सीमित सरकार। सबसे पहले लोक ने ही सीमित सरकार पर बल दिया था और उदारवाद भी सीमित सरकार पर बल देता है। सीमित सरकार का मतलब है कि जो केवल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगी, व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करेगी, इसके अलावा व्यक्तियों के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है शक्ति पृथक्करण। तो अगर आपने अमेरिका का संविधान पढ़ा रखा है तो शक्ति पृथक्करण आपको अच्छे से पता होगा। चलिए देखते हैं इसमें।
सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अगर सरकार के ये तीनों अंग अलग अलग रह करके अपना अपना कार्य करे, कोई भी एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तो उसे शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए लोक ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार, यानी कि लोक के अनुसार, तो लोक के अनुसार संसद, और संसद का मतलब है विधायिका, क्योंकि जो लोक है वह इंग्लैंड का रहने वाला था और इंग्लैंड में विधायिका को संसद कहा जाता है। तो यहाँ पर हम विधायिका और संसद दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान सकते हैं। तो लोक के अनुसार संसद और कार्यपालिका को अलग अलग कार्य करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, दोनों शक्तियों के एक स्थान पर केंद्रित होने से व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो सरकार के तीनों अंग हैं वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तीनों अलग अलग रह करके अपना कार्य करें, ताकि शक्तियों का एक जगह है केंद्रण न हो सके। अन्यथा यदि सरकार के सभी अंग एक साथ मिल जाएंगे तो सरकार फिर तानाशाही करने लग जाएगी। अब देखते हैं 5वां पॉइंट। 5वां है विद्रोह का अधिकार। यदि सरकार अपने कार्यों के संपादन में असमर्थ और अयोग्य सिद्ध होती है तो जनता को उसे अपदस्थ कर नई सरकार गठित करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार लोक ने जनता को विद्रोह का अधिकार देकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मर्यादा को सुरक्षित रखा है, जो उदारवाद की नींव है। तो 5वां पॉइंट क्या है, विद्रोह का अधिकार या क्रांति का अधिकार। यहाँ पर विद्रोह के अधिकार का मतलब है कि सरकार को बदलना। तो यदि सरकार अच्छे से कार्य नहीं करती है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करती है, तो व्यक्ति या जो जनता है वह पुरानी सरकार को हटा करके नई सरकार की स्थापना कर सकती है। अब देखते हैं 6ठा पॉइंट। 6ठा है रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे रूढ़िवादी विचार या संस्था को स्वीकार नहीं करता जो बुद्धि संगत न हो, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो और चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों न समझा जाता हो। ठीक है, तो उदारवाद क्या मानता है कि कोई भी ऐसा रूढ़िवादी विचार या कोई भी ऐसी संस्था जो विवेक संगत न हो या बुद्धि संगत न हो, तो उसे हटा देना चाहिए, भले ही वह कितना ही पवित्र क्यों न हो और वह विचार कितना ही पुराना क्यों न हो। उदारवाद का विश्वास रहा है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास और परंपराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार का विद्रोह अवश्य ही किया जाना चाहिए। लोक ने यूरोप के रूढ़िवादी और असीमित सत्ता तथा धार्मिक कट्टरता का खंडन किया। तो 6ठा पॉइंट क्या है कि रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं। जो लोक है वह भी रूढ़िवादी विचारों और धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करता है, उसी प्रकार उदारवाद भी रूढ़िवादी विचारों में विश्वास नहीं करता है, बल्कि बुद्धि और विवेक पर बल देता है। अब देखते हैं 7वां पॉइंट। 7वां है धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य।
तत्कालीन यूरोपीय समाज में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार और पतित कार्य हो रहे थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो जो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, ये ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं। तो लोक के समय में यूरोप में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, इन दोनों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष चल रहा था। जनता को धर्म के मामले में कोई स्वतंत्रता नहीं थी। चर्च और पादरी व्यक्ति के धार्मिक भाग्य के निर्णायक थे। लोक ने चर्च और पादरी की धार्मिक कट्टरता का जोरदार शब्दों में खंडन किया। तो लोक ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन किया, और यही बात उदारवाद में भी लागू होती है। अब आगे देखते हैं इसी पॉइंट में। लोक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी चर्च में जा सकता है। लोक की धर्म संबंधी इस धारणा ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का बीजारोपण किया। लोक ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य को धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट, कि सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थक। अब 8वां और लास्ट पॉइंट है लोकतंत्र का समर्थक। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का स्थायी आधार है। यानी कि जो उदारवाद है वह लोकतंत्र का समर्थन करता है। जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होगा वहाँ पर उदारवाद भी नहीं होगा। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। तो जो उदारवादी विचारधारा है वह यह मानती है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य पर उसकी सहमति के बिना शासन नहीं कर सकता है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी को भी स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने का अधिकार न हो। तो व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कब हो सकती है कि जब शासन की शक्ति या सरकार चुनने की शक्ति जनता के हाथों में हो, और जहाँ पर जनता सरकार चुनती है उसी को ही लोकतंत्र कहा जाता है। लोक को इस सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। लोक ने राज्य को कृत्रिम बताकर, सरकार को मर्यादित कर, जनता को क्रांति का अधिकार देकर लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ किया है। तो ये हो गया हमारा लोक का उदारवाद, या फिर ये कह सकते हैं कि लोक को उदारवाद का जनक या उदारवाद का पिता क्यों कहा जाता है।